तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल के ग्रेड 8 के हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसे मैंने प्रिपेयर किया है आप सबके लिए, विच इज 60 मार्क्स रफली। और 2.5 घंटे के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि हम साथ में जो करेंगे, मैंने ऑलरेडी आंसर्स को लिखा हुआ है, तो हम साथ में थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए इजीली अवेलेबल है, आप खुद से एक बार इसको जरूर सॉल्व करके देखें। जो इसमें क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं वो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको इन्हीं में से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली अपने एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, या कोई भी ऐसा एग्जाम हो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी चैप्टर्स में से हैं उनके। राइट, बाकी ग्रामर पोर्शन जो है वो बार बार रिवाइज होता रहता है, तो उसके लिए कभी भी कोई गेस नहीं किया जा सकता। वी कैन स्टिल गेस, बट सर्टेनली नहीं कहा जा सकता कि किस पोर्शन से आएगा। 60 मार्क्स में बहुत फ्लेक्सिबली बहुत सारे ग्रामर के एरियाज के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो हम जितना पॉसिबल होगा उतना सीखने की कोशिश करेंगे। ग्रेड 8 का एक मॉडल टेस्ट पेपर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, वो आप देख सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो भी एग्जाम दें हमेशा उसके मॉडल टेस्ट पेपर्स को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर सॉल्व करके जाएं, जिससे आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस होती है विद इन टाइम कैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाए। साथ ही साथ पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करते हुए आप सारे क्वेश्चन पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करें, वो आपको सीखने के लिए मिलता है। सो इट्स बेनिफिशियल, हाईली इफेक्टिव कि आप क्वेश्चन पेपर्स को जरूर सॉल्व करें जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, उससे 2-3 दिन पहले जरूर। तो चलिए साथ में मिलके हम ये पेपर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि मार्क्स सभी के सामने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। 5 मार्क्स का आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। जो मैंने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रखा है वो टेक्सचुअल नहीं है। आपको पता है दो टाइप के पैसेजेस होते हैं, एक टेक्सचुअल पैसेज और दूसरा होता है हमारा अनसीन पैसेज। राइट, सो दिस वन इज एन अनसीन पैसेज, आपकी बुक से नहीं आया है, ये कहीं बाहर से आया है। किसी भी टाइप का पैसेज आपके बुक में आपके एग्जाम में आ सकता है। राइट, तो चलिए पढ़ते हैं। Ravi is very fond of plants. Every morning, he waters the plants in his garden and carefully removes the weed to keep it neat. रवि is very fond of plants, यानी उसको बहुत ही पसंद है plants, है ना। और हर सुबह क्या करता है, पानी डालता है अपने गार्डन में, और जो वीड होती हैं, जो अनचाहे पौधे अपने आप नहीं उग जाते हैं, वो उनको उखाड़ कर फेंक देता है, साफ कर देता है गार्डन को। वन डे ही नोटिस्ड अ स्मॉल बर्ड विद अ ब्रोकन विंग लाइंग अंडर अ ट्री। एक दिन क्या देखता है कि एक छोटी सी चिड़िया जिसका एक पंख टूटा हुआ था, वो एक पेड़ के नीचे गिरी हुई थी। रवि जेंटली पिक्ड अप द बर्ड एंड गेव इट फूड एंड वाटर। आराम से उसको उठाता है चिड़िया को वो, और उसको पानी देता है, खाना देता है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज द बर्ड रिकवर्ड एंड फ्लू अवे हैप्पीली। अगले कुछ दिन तक जो चिड़िया है वो बहुत अच्छे से, वो मतलब रिकवर हो जाती है, रिकवरी हो जाती है, ठीक हो जाती है, और फिर उसके बाद वो जाकर उड़ जाती है खुशी खुशी। रवि फेल्ट प्राउड एंड सेटिस्फाइड टू सी द बर्ड सेफ एंड हेल्दी। क्या क्या उसे फील हुआ, बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत सेटिस्फाइड संतुष्ट फील हुआ उसे, क्या देखते हुए कि बर्ड सेफ है, बर्ड हेल्दी भी है। चलिए क्वेश्चंस क्या है इससे रिलेटेड। व्हाट इज हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लांट्स। कौन है, हु का मतलब हमें पता है कौन। हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लांट्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो मैंने आपको बार बार एक ट्रिक बताई है, अगेन उसको रिवाइज करेंगे। हमें नहीं पता फॉन्ड का मतलब क्या है, फॉन्ड ऑफ प्लांट्स क्या पूछा है, हमें नहीं पता, तो मान लीजिए इसमें आपको एक बहुत जो आपको एक कीवर्ड दिख रहा है, फॉन्ड ऑफ दिख रहा है, तो आप ये ढूंढने का ट्राई कर सकते हैं क्या वेरी फॉन्ड ऑफ या फॉन्ड ऑफ कहीं पर है। यस, वेरी फॉन्ड ऑफ तो यहाँ पर है। ओके, हु, रवि, हमें ये तो पता है हु। राइट, ये उनके लिए मैं बता रही हूँ जिनको इंग्लिश में बहुत दिक्कत होती है। तो देख लीजिए हु यानी कि कौन, कौन। अच्छा, रवि की बात हो रही है, तो हम फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक यहाँ पर पूरी लाइन लिख देंगे। ये इसका आंसर हो गया। देखिए मैंने यहाँ पर आंसर को मेंशन भी किया हुआ है, रवि इज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लांट्स। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ, इसको क्लियर करते हैं एंड लेट्स मूव अहेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज रवि डू एवरी मॉर्निंग इन हिज गार्डन। हर रोज सुबह वो क्या करता था अपने गार्डन में, एवरी मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर भी एवरी मॉर्निंग दिया है, एवरी मॉर्निंग। राइट, हमें अगर मान लीजिए क्वेश्चन समझ भी नहीं आया तो हम कीवर्ड से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमें एवरी मॉर्निंग दिया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ देखिए एवरी मॉर्निंग क्या करता है, ही वाटर्स द प्लांट्स इन हिज गार्डन एंड केयरफुली रिमूव्स द वीड टू कीप इट नीट। राइट, अब यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं, कंप्लीट सेंटेंस इसका ठीक हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट।
है ना। व्हाट इज द प्लांट्स एंड रिमूव्स वीड, छोटा करके लिखा हुआ है। अगर हमें सेंटेंस बनाना नहीं आता, आता है तो हम बहुत अच्छे से इसको फ्रेम करके लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है नंबर 2 में। नहीं आता तो हम फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक लिखेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट है, उसमें कोई भी डिफिकल्टी या कोई भी कुछ भी रॉन्ग नहीं है। चलिए, व्हाट डिड रवि नोटिस अंडर द ट्री, ट्री के अंदर रवि क्या नोटिस करता है, देख लेते हैं यहाँ। वन डे ही नोटिस्ड, देखिए नोटिस एक कीवर्ड आ गया, नोटिस यहाँ था, नोटिस्ड। हमें नहीं आ रहा है तो हम पूरा पूरा यहाँ से लिख देंगे, वन डे ही नोटिस्ड ब्रोकन लाइंग अंडर द ट्री, है ना। उसको एक एक चिड़िया पड़ी होती है घायल, उसको वो दिखती है, राइट। ही नोटिस्ड अ स्मॉल बर्ड विद अ ब्रोकन विंग, इन्होंने छोटा करके लिखा है हमने, क्यों, बिकॉज आई वॉज एबल टू मेक द सेंटेंस। अगर आप नहीं बना सकते कोई नहीं, सेंटेंस फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक लिख दीजिए, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। हाउ डिड रवि फील व्हेन द बर्ड फ्लू अवे, जब चिड़िया उड़ गई तो रवि को कैसी फीलिंग आई। रवि फेल्ट, अब देखो फील का फेल्ट होता है पास्ट टेंस, हमें पता है, फेल्ट। रवि फेल्ट प्राउड एंड सेटिस्फाइड टू सी द बर्ड सेफ एंड हेल्दी, राइट। ये पूरी पूरी लाइन हम उठा के लिख देंगे, बिल्कुल हमारे सारे आंसर्स एकदम करेक्ट हो गए हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ही फेल्ट प्राउड एंड सेटिस्फाइड इतना लिखा है, हम पूरा भी लिख सकते हैं, कोई उसमें गलत बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, हमारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो गया है। एंड अगेन किड्स, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट फ्री के हमको मार्क्स मिल जाते हैं इसमें। सामने ही आंसर भी दिए होते हैं, सामने ही क्वेश्चन भी दिया होता है, कुछ भी याद करना उसमें नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, उठा के आप उसमें से आंसर्स लिख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के घर पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया कीजिए, ये आपको स्कोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू क्लाइंब द माउंटेन इन द समिट विद इन, देखो समिट विद इन में ऑथर ने क्यों सोचा था कि मैं एक माउंटेन को क्लाइम कर लेता हूँ, राइट। तो हमने देखा था कि बार बार वो अपने आप से क्वेश्चन करते रहते हैं कि क्यों मैं आया, आखिर मैं क्यों आया, हिमालय को की चढ़ाई करने के लिए मैं क्यों आया, बार बार पूछते हैं। तो चलिए इसमें से ऑप्शंस में देखते हैं। टू एंजॉय द व्यू फ्रॉम द टॉप, व्यू एंजॉय करने के लिए टॉप से, या फिर टू चैलेंज हिमसेल्फ एंड ओवरकम फियर, अपने आप को चैलेंज करने के लिए, अपने डर का सामना करने के लिए, या फोटो खींचने के लिए, या फिर अपने दोस्तों का साथ देने के लिए। तो जिन्होंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आपको ने नहीं पढ़ा है या आपको समझ में नहीं आया है, इस चैप्टर की वीडियो भी चैनल पर मौजूद है, आप जाके ग्रेड 8 वाली प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो वो हमें पता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो वो अपने आप को चैलेंज करना चाहते थे और अपने डरों का सामना करना चाहते थे। तो देखिए आंसर बी जो है एकदम करेक्ट हो गया, टू चैलेंज हिमसेल्फ एंड ओवरकम फियर। इन द एंट एंड द क्रिकेट, व्हाट डिड द क्रिकेट एंजॉय डूइंग इंस्टेड ऑफ वर्किंग, एंट एंड द क्रिकेट में क्या एंजॉय करता था क्रिकेट करना, इंस्टेड ऑफ वर्किंग, काम करने के बजाय वो क्या करना पसंद करता था, क्या एंजॉय करता था, सिंगिंग और प्लेइंग, है ना। अः खेलना नाचना गाना, या फिर फूड कलेक्ट करता था वो, या एंट्स की मदद करता था, या सो जाता था। तो इनमें से हमें पता है, अगर आपने ये पोएम बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, ये पोएम भी चैनल पर पढ़ी है, अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए। सिंगिंग एंड प्लेइंग वो करना पसंद करता था, है ना, और इसीलिए ही वो खाना जमा नहीं कर पाता। तो आंसर ये हमारा करेक्ट हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। हाउ डिड टिली स्मिथ रिकॉग्नाइज डेंजर इन सुनामी, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है प्यारे बच्चों पहचाना। टिली स्मिथ ने, ये द सुनामी चैप्टर से आया है, टिली स्मिथ ने डेंजर को कैसे पहचाना था, सुनामी के डेंजर को। शी सॉ अ वार्निंग ऑन टीवी, क्या टीवी देख के एक वार्निंग मिली थी उससे पहचाना था, या फिर उन्होंने शी रिमेम्बर्ड अ लेसन फ्रॉम स्कूल अबाउट सुनामी, सुनामी के बारे में एक लेसन था जो वो उन्होंने पहचान लिया था, या समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया था तो उन्हें पता चला था, या हवा के कुछ बदलाव की वजह से, विंड चेंज की वजह से पता चला था उन्हें। तो हम जानते हैं कि द सुनामी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि उनके ज्योग्राफी लेसन को उन्होंने, टिली स्मिथ ने याद रखा था। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सुनामी के बारे में वो ज्योग्राफी लेसन था जो उस बच्ची को याद था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो है वो जान बच गई थी। इन ज्योग्राफी लेसन व्हाट फैसिनेटेड द स्टूडेंट्स द मोस्ट, किस बात ने से बच्चे बहुत थोड़ा हैरान भी या बहुत खुश हो गए उस चीज को देखकर, क्या चीज थी। लर्निंग अबाउट माउंटेन, सीइंग ग्लोबल एंड आइडेंटिफाइंग कॉन्टिनेंट्स, राइटिंग अप मैप ऑफ, वाचिंग अ मैप ऑफ इंडिया, ड्राइंग रिवर्स। तो हमें पता है, अगर हमने ये चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, तो उन्होंने ग्लोब देखा था और कॉन्टिनेंट्स को देख के बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए थे ज्योग्राफी लेसन में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम। ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट से आया है, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द वे पीपल ट्रीटेड विंडोज, विडोज विडोज सॉरी, ओके। तो
किस किस क्या बात अजीब थी, लोग किस तरह से विडोज को, यानी कि विधवाओं को, विडो होता है विधवा, विधवा को किस तरह से ट्रीट करते थे पास्ट में लोग इंडिया में? क्या उनको सेलिब्रेट किया जाता था, यानी उन्हें बहुत अच्छा माना जाता था? दे वर नॉट अलाउड टू रीमैरी एंड फेस रिस्ट्रिक्शंस, क्या उन्हें ऐसा था कि उन्हें दोबारा शादी नहीं करने दी जाती थी और उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी, पाबंदियां लगाई जाती थी? क्या ये सही है? या फिर दे गॉट स्पेशल एजुकेशन, कुछ उन्हें स्पेशल एजुकेशन दी जाती थी क्या? या फिर वो फ्री वर्क करती थी, जहां उन्हें काम करने का मन करता था फ्रीली जा सकती थी? तो इनमें से हमें पता है कि उनको दोबारा शादी करने की अनुमति भी नहीं थी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और उनके पर बहुत सारी पाबंदियां भी लगाई जाती थी, जिन्हें रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। इन बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, हाउ डिड द फैमिली रिएक्ट टू हिज फॉरगेटफुलनेस? विपिन चौधरी के लैप्स ऑफ मेमोरी में जो वो भूल जाते हैं बार बार, तो उस पर उनकी फैमिली किस तरह से रिएक्ट करती है? वो उनको इग्नोर कर देते हैं, दे हेल्ड एंड गाइडेड हिम पेशेंटली, दे स्कोल्डेड हिम हार्शली, क्या करते हैं? स्कोल्ड करते हैं, गाइड करते हैं, क्या क्या करते हैं वो लोग? या फिर दे लाफ्ड एट हिम, है ना? तो वो उनको, ठीक है। तो बाकी जो भी लोग थे, हमने देखा था कि उनके साथ वो बहुत ज्यादा पेशेंट चल रहे थे, कि कोई बात नहीं, अब ध्यान रख लो। पेशेंट मतलब बहुत ही आ, आप विनम्र भी कह सकते हैं, या फिर आ, है ना, आराम से बहुत उन्हें समझाने की कोशिश करते थे लोग, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गाइडेड हिम पेशेंटली, राइट। नेक्स्ट है हमारा, इन द लास्ट बार्गेन व्हाई डिड द चाइल्ड फील सेटिस्फाइड आफ्टर बाइंग द आइटम? ठीक है। आई थिंक इसके ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, इन द समिट विद इन विच ऑब्स्टिकल डिड द ऑथर फेस ड्यूरिंग द क्लाइंब? राइट, समिट विद इन के अंदर जो ऑथर था उसने क्या ऑब्स्टिकल फील किया था? क्या ऑब्स्टिकल, यानी कि क्या उनके बीच में कोई बाधा आई थी कुछ काम करने के वक्त में? वो क्या थी? देखो वो क्या थी। क्या स्नोफॉल हो गई थी और डिफिकल्ट टेरेन था? टेरेन मतलब होता है कि जो चलने वाला रास्ता था, क्या वो डिफिकल्ट था? या उनके उनके पास कोई जो गाइड करने वाले थे वो खो गए थे? या फिर उनके पास फूड खत्म हो गया था? या उनके जो कम्युनिकेशन के साधन थे वो पुअर थे? तो हमें पता है कि बहुत स्नोफॉल हो गई थी उस टाइम पे, और डिफिकल्ट टेरेन था, चलने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, बहुत ज्यादा बर्फ हो गई थी जिसपे, और वो भी बहुत पक्की वाली बर्फ थी जिसपे से फिसल जाते हैं, तो खोद खोद कर उनको चलना पड़ रहा था। ये एक डिफिकल्ट बात थी। When did जिम मैकफर्सन राइट द लेटर? जिम मैकफर्सन ने लेटर कब लिखा? कब लिखा था? मैंने आपको याद करने का, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है इसको। तो देखिए, 1914 में तो वॉर हुई थी। जिम मैकफर्सन वाले चैप्टर में दो देशों के बीच में वॉर हो रही है, किसके बीच में? ब्रिटेन के बीच में और जर्मनी के बीच में 1914 की वॉर है, तो उसको ऐसे याद रखना है। 25 दिसंबर को क्रिसमस उन लोगों ने मनाया था, तो अपने बीवी को अगले दिन ही लेटर लिखने बैठ जाते हैं, तो 26 दिसंबर को लिखा होता है, लिखा होगा, है ना? ऐसे याद रखना है कि क्रिसमस के अगले दिन उन्होंने लेटर लिख दिया, तो 26 दिसंबर को लिखा था। 1914 में वॉर हुई थी, 1914 में ही लिखा होगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे बहुत जल्दी से। इन हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, इस चैप्टर में व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच अबाउट लेजीनेस? लेजीनेस के बारे में हमें क्या सीखने को मिलता है? लेजीनेस यानी कि आलसीपन के बारे में हमें क्या सीखने को मिलता है? लेजीनेस कॉजेज प्रॉब्लम बट हार्ड वर्क ब्रिंग्स रिवॉर्ड। देखिए, लेजीनेस अगर आप करेंगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, लेकिन हार्ड वर्क करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको इनाम मिलेगा। लेजीनेस इज एक्सेप्टेबल इन एनिमल्स, या फिर इसका ऑप्शन ये है कि एनिमल्स के लिए लेजी होना चलता है, एनिमल्स लेजी हो सकते हैं। ये लेजीनेस इज फन, लेजी रहोगे तो फन है लाइफ, है ना? लेजीनेस कैन नॉट बी चेंज, लेजीनेस किसी की है तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, इंसान लेजी है तो लेजी है, राइट। तो इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है? हम देख रहे हैं कि इसमें से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। लेजीनेस कॉजेज प्रॉब्लम्स, है ना? हार्ड वर्क करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, लेजीनेस करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, ये थे हमारे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज अगेन, बार बार बहुत सारी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको जो चैप्टर है वो बहुत ही पक्का हो जाए। चलिए, पोयम या एक्सट्रैक्ट, पोएम में से एक्सट्रैक्ट आया हुआ है, पोएम में से कोई हमने पैराग्राफ लिया हुआ है, एक स्टैंजा लिया हुआ है, ज्यादा अच्छा होगा ये कहना कि वो कौन सी पोएम से आया है? एंट इन द क्रिकेट से। आपको मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, लेकिन एग्जाम में कोई बताएगा नहीं कि कहाँ से आया है, तो आपकी दो दो तीन जो भी पोएम है आपके सिलेबस में, आप उनको अच्छे से 2-3 बार रीड करें, याद करने की जरूरत नहीं, रीड करें, ताकि आप उनको देखकर लाइंस पहचान सके कि किस में से आया है, राइट। आपको लाइन अच्छे से पता होनी चाहिए कि किस में से आया है, तभी आप उसके आंसर को कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बार हमसे पोयम या फिर पोएट का नाम पूछ लिया जाता है।
So in a field one summer's day, a cricket was singing happily. An ant passed by carrying grains to its nest. Why work so hard? Asked the cricket. Winter is far away. I'm storing food for winter, said the ant. You should do the same, added the ant. ठीक है. तो ये एंट इन द क्रिकेट के अंदर से आया हुआ है ये. जरूर नहीं आपकी बुक में से आया हो. एंट इन द क्रिकेट जो है एक बहुत ही फेमस एक पोएम है, तो हो सकता है ये हमारी बुक वाली एंट इन द क्रिकेट ना हो, ये बाहर से भी आया हो. इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं. राइट, तो आपको तो क्या करना है, इसमें से देख के आपको आंसर्स देने हैं. राइट, हु आर द टू मेन कैरेक्टर्स इन द एक्सेप्ट. दो मेन कैरेक्टर क्या हैं इसमें से, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि दो मेन कैरेक्टर कौन है. एक तो है एंट, है ना, एक तो है क्रिकेट. तो ये दो मेन कैरेक्टर हो गए हमारे एंट इन द क्रिकेट. चलो आगे. वॉट वॉज द क्रिकेट डूइंग इन द फील्ड. फील्ड के अंदर क्रिकेट क्या कर रहा था. देखो हमें यहाँ पता चल रहा है कि क्रिकेट क्या कर रहा था फील्ड के अंदर. ही वॉज सिंगिंग. क्रिकेट वॉज सिंगिंग हैप्पीली. तो यहाँ से ये आंसर हो गया है कि क्रिकेट वॉज सिंगिंग हैप्पीली. ये इसका आंसर है, क्रिकेट वॉज सिंगिंग हैप्पीली. राइट, ये रहा आंसर. क्रिकेट वॉज सिंगिंग हैप्पीली. ओके चलिए आगे चलते हैं. सिंगिंग हैप्पीली छोटा, आप कंप्लीट सेंटेंस लिखिए. व्हाट वाज द एंट कैरिंग. एंट्स क्या लेकर जा रही थी, ग्रेन्स. ठीक है, यहाँ पे पूरा आई एम स्टोरिंग फूड फॉर विंटर, और यहाँ पे कहीं लिखा होगा द कैरिंग ग्रेन्स टू इट्स नेस्ट, है ना. अपने वो ग्रेन्स लेकर जा रही थी विंटर के लिए. आगे. व्हाट एडवाइस डिड द एंट गिव टू द क्रिकेट. एंट ने क्रिकेट को एडवाइस क्या दी. आई एम स्टोरिंग फूड फॉर विंटर, यू शुड डू द सेम. मैं जो कर रही हूँ, मैं विंटर के लिए खाना जमा कर रही हूँ, तुम्हें भी यही काम करना चाहिए. तो वो उसको क्या एडवाइस देती है, ये एडवाइस देती है कि तुम्हें भी ये काम करना चाहिए. राइट. चलो आगे. टू स्टोर फूड फॉर विंटर एंड वर्क हार्ड. राइट. व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस एक्सर्ट. क्या लेसन सीखने को मिलता है हमें इसमें से, कि वी शुड ऑलवेज वर्क हार्ड, है ना, एंड वी शुड वर्क हार्ड इन द राइट टाइम. अगर विंटर आ गई तब काम करना शुरू किया, तब तो ग्रेन्स है ही नहीं ना. तो हमें सही टाइम पर सही वर्क करना चाहिए. हार्ड वर्क भी जो हमें करना चाहिए वो सही टाइम पर होना इंपॉर्टेंट है. ये जरूरी बात है. राइट, तो प्लान अहेड एंड वर्क हार्ड फॉर द फ्यूचर. फ्यूचर के लिए काम करो, पहले ही उसकी प्लानिंग कर लो अपने फ्यूचर की. राइट, तो ये सब ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इसके अंदर से हमारे पास आए थे. बहुत इजी है, हमें उसमें से इजीली मिल जाते हैं आंसर्स. राइट, चलिए एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अब आया है आपकी बुक से. आप खुद बताएंगे, सोचेंगे, और आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये कौन से चैप्टर में से आया है. लॉन्ग अगो द एनिमल्स इन द डेजर्ट वर्ल्ड हैड टू वर्क फॉर देमसेल्व्स. All the animals did their work happily except the camel. The camel would lie in the sun and say, "Hump, I will not work one day." देखिए ये आपकी बुक से ही आया है, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि इसके लाइंस एग्जैक्टली सेम हो, क्योंकि छोटे पैराग्राफ में बहुत कुछ कहना होता है, तो थोड़ा सा ट्वीक करके भी दिया जा सकता है, थोड़ा सा चेंजेस लाके भी दिया जा सकता है. समझ रहे हैं आप. इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम एज योर बुक, बट इट्स फ्रॉम योर बुक. वन डे द जिन हर्ड हिम एंड गेव हिम अ हम्प ऑन हिज बैक. अब देखिए तो कितनी बाद में हुई थी ना बात, उसको छोटा करके दिया हुआ है. फ्रॉम दैट डे द कैमल कुड स्टोर फूड इन हिज हम्प एंड वर्क प्रॉपरली. तो इसी में पूरी हमने समरी बता दिया. ही लर्न दैट लेजीनेस कुड कॉज द ट्रबल, है ना. इतने पैराग्राफ में पूरी हमने समरी बता दी है. चलिए देखते हैं. विच एनिमल रिफ्यूज टू वर्क इन द डेजर्ट. कौन सा ऐसा एनिमल था जो डेजर्ट में काम नहीं करना चाहता था. ऑल द एनिमल्स डिड देयर वर्क हैप्पीली एक्सेप्ट द कैमल. एक्सेप्ट का मतलब होता है कि उसको छोड़कर. एक्सेप्ट द कैमल, तो हमें पता चल गया कि कैमल नहीं करना चाहता था. अगर हमें इंग्लिश लिखनी नहीं आ रही है तो हम इस लाइन को भी उठाकर लिख सकते हैं. द कैमल, इतना भी आंसर हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट डिड द कैमल से इंस्टेड ऑफ वर्किंग. कैमल काम करने के बजाय कहता क्या था. काम नहीं करता था, लेकिन कुछ कहता था. वो तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो बार बार क्या कहता था. द कैमल वुड लाई इन द सन एंड से हम्प. आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैमल वुड ओनली से हम्प एंड नथिंग एल्स. ठीक है. हु गेव द कैमल अ हम्प. किसने दिया था. द जिन हर्ड हिम एंड गेव हिम अ हम्प ऑन हिज बैक. जिन ने दिया था उसको हम्प. आप इस लाइन को भी पूरा लिख सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, बिल्कुल सही है. वाई डिड द कैमल गेट अ हम्प. क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस. बिकॉज ही वॉज लेजी ही डिड नॉट वर्क, दैट्स वाई ही गॉट द हम्प ऑन हिज बैक.
राइट, आगे देखते हैं। व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। इसको जो लेसन मिला, लेजीनेस कुड कॉज ट्रबल, आपको भी ये लेसन मिल सकता है, लेजीनेस कुड कॉज ट्रबल, या फिर आप लिख सकते हो कि वी शुड ऑलवेज वर्क हार्ड, राइट, मोर और लेस। एंड इन द क्रिकेट, और इसमें सेम ही है क्योंकि ये दोनों काम नहीं करते। लेजीनेस कुड कॉज प्रॉब्लम, हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, ये आप लिख सकते हो, इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, वी शुड ऑलवेज वर्क हार्ड, राइट, वी शुड ऑलवेज प्लान एंड वर्क हार्ड, राइट, कुछ भी इनमें से आप लिख सकते हैं, वो करेक्ट होंगे। अच्छा, जंबल सेंटेंसेस बहुत बार आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार आएंगे ही आएंगे, पर बहुत बार ऐसा होता है कि जंबल सेंटेंसेस आपके एग्जाम में आते हैं, राइट। तो इनको देख लेते हैं। जंबल सेंटेंसेस का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि ये उलट पुलट के दिए होते हैं, है ना, कोई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं देखा होता, आगे पीछे आगे पीछे, आपको इसका सही ऑर्डर बनाना होता है, तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है ताकि आपकी वीडियो छोटी रहे। वेंट द टू मार्केट रिया यस्टरडे, हमें पता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, तो रिया आ गया, उसके बाद वर्ब आती है, रिया वेंट, वेंट कहाँ, वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। सबसे अच्छा तरीका, आप इसका तरीका करना सीखिए मेरे साथ। तरीका क्या होता है, जो जो आप लिखते जाए ना उस पर टिक लगाते जाए, रिया, ताकि आप दो बार ना लिख दें या कोई ना कोई मिस ना कर दें। रिया वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, सब पे टिक हो गया, यानी कि सारे हो गए, हमारा करेक्ट भी हो गया। एक बार पढ़ के देख लीजिए, सही सेंस बन रहा है। रिया वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, यस बिल्कुल ठीक सेंस बन रहा है। चलिए आगे, रीडिंग इज द बॉय बुक आ। द बॉय हमें दिख रहा है कि ये सब्जेक्ट हो सकता है, काम को करने वाला सबसे पहले आएगा, द बॉय, द बॉय, ठीक है, टिक कर दिया हमने दोनों को। द बॉय इज, क्या कर रहा है, रीडिंग आ बुक, द बॉय इज रीडिंग अ बुक, पढ़ के देखो एक बार, सही सेंस बन रहा है, द बॉय इज रीडिंग अ बुक, बिल्कुल सही सेंस बन रहा है। चलिए हमने सीख लिए हैं जंबल सेंटेंसेस को करेक्ट करना। टिक जरूर लगाते रहें, वरना कुछ दो बार लिख दोगे, कुछ छोड़ दोगे, है ना। चलिए आगे, शी डैश गो टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे हमें पता है, यानी कि एक्शन जो है वो रिपीटेड है, बार बार हो रहा है ना, एक बार नहीं हो रहा, बार बार हो रहा है। शी डैश टू स्कूल एवरी डे, क्या लिखेंगे। हमें पता है, हमने प्रेजेंट सिंपल सीखा है, और प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस यहाँ दिया गया है, गो, गो दिया है ना, गो की कोई फॉर्म दिखनी है, हमें पता है यहाँ ईएस लग जाएगा, गोज, शी गोज, क्यों लग जाएगा, मैंने आपको सिखाया है एक रूल, उसको याद रखना भी सिखाया है। शी क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि एस से शुरू होता है, तो हम अपने वर्ब के एंड में भी एस या फिर ईएस लगा देंगे, तो यहाँ पे हमने ईएस लगा दिया। इस तरह से आपको रूल को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे डैश, यानी कि प्ले फुटबॉल इन द पार्क यस्टरडे, यस्टरडे से हमें पता चल रहा है कि बीते हुए कल की बात हो रही है, जो कल निकल गया, है ना, तो प्ले तो नहीं रहेगा, पास्ट फॉर्म आएगी, प्ले की पास्ट फॉर्म होती है प्लेड, तो हम इससे लगा देंगे। तो आपको सेंटेंस को पढ़ते हुए उसका जो है टाइम पता करना है, टाइम के हिसाब से हमको वर्ब लगानी है ना। तो ये आप जरूर ध्यान दिया करें कि पूरे सेंटेंस को पढ़ के कोई ऐसा वर्ड है जो हमें बता पा रहा है कि कौन से टाइम पे काम हो रहा है, उसके हिसाब से हम वर्ब के करेक्ट फॉर्म लगाते हैं।